आज की क्लास अपनी सामान्य वानिकी या जनरल फॉरेस्ट्री की लास्ट क्लास होगी, क्योंकि इसमें जो बचा हुआ पार्ट था, जो छोटे छोटे से इम्पोर्टेंट सब टॉपिक थे, उन्हें आज डिस्कस कर लेंगे और कल से अपना सिल्वीकल्चर वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक इसमें बचा क्या है, जैसे पहला है अपना फॉरेस्ट एक्ट एंड पॉलिसीज, जिसे बोलते हैं वन अधिनियम और नीतियाँ। इसमें हमें देखना है कि जैसे कौन सा एक्ट कब आया, या किसी एक्ट के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल के लिए आपकी शायद यूनिट सेकंड या थर्ड में पूरा डिटेल में एक लिस्ट दी गई है, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल इतना ही देखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है, फॉरेस्ट एक्ट कब आया है, यानी कि जैसे फॉरेस्ट एक्ट आया है 1927 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया है 1980 में। पॉलिसी वाले में देख लेंगे कि जैसे फॉरेस्ट की सेकंड नेशनल पॉलिसी कब आई है, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी कब आई है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है। तो यहाँ पर केवल हमें एक एक्ट और उसकी ईयर किस साल आया है वो चीज़ देखनी है। सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेशनल और इंटरनेशनल डेज, जो अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, उनकी तो सीधी सी एक लिस्ट है। आप एक बार उन्हें देखोगे, पढ़ लो, ख़त्म काम है, उसमें समझाने जैसी कोई चीज़ें हैं नहीं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना वाइल्ड लाइफ की जो रिलेटेड जो अपनी परियोजनाएं हैं वो, जैसे कि वाइल्ड लाइफ में प्रोजेक्ट हंगुल कब स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ। तो इनकी जो ईयर है, 4-5 ही है मेनली इम्पोर्टेंट, उन्हीं से क्वेश्चन आने होते हैं, उन्हें देख लेंगे। और लास्ट में अपना आ जाएगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड अपनी कुछ जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना कब होती है, एमपी की, मतलब मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना कब होती है, और स्टेट के प्लांट फ्लावर जिस टाइप के नहीं आते हैं कि स्टेट फिश कौन सी है, स्टेट फ्लावर कौन सा है, स्टेट ट्री कौन सा है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ देख लेंगे। लास्ट में दो चीज़ें और बच जाएंगी। एक रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखना, आपके नोट्स में दिए गए हैं लेकिन यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा, इतना आप लोग आराम से कर लेते हो ना। और रिमेनिंग चीज़ें वो है जो आपका इन्वायरमेंट वाला जो है पार्ट, अगर वो कराया जाता है बाई चांस, तो वहाँ पर उन चीज़ों को थोड़ा देख लिया जाएगा। दूसरा है आपकी कुछ मिसलेनियस वाली चीज़ें जिनसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा पेड़, दुनिया का सबसे छोटा पेड़, बड़ा फ्लावर, छोटा फ्लावर, सबसे बड़ा सीड, सबसे छोटा सीड, सबसे ओल्डेस्ट प्लांट। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उन्हें मिसलेनियस में डाल के उन्हें पढ़ लेते हैं, तो इनसे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक एक करके करते हैं ना। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ये जो अपने वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट हैं या वन्य जीव परियोजनाएं हैं उन्हें। अपने देश में ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी नींव या फाउंडेशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो 1970 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में, कन्वेंशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, वो पहली इस टाइप की कॉन्फ्रेंस थी कि कैसे ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। उसमें इंदिरा गांधी जी गई थी, और फिर वहाँ से जब वो आई तो एक टाइप से इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो एक्ट है, पॉलिसीज़ हैं, यानी कि नियम हैं, अधिनियम हैं, नीतियाँ हैं, उनकी एक झड़ी सी लग गई। तो ये कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन रहा। अपने आप प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले 1970 के ज़माने में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, हंगुल प्रोजेक्ट। हंगुल या हंगुल कहाँ पर मिलता है, कश्मीर में, तो इसी को बोलते थे कश्मीरी स्टैग। तो ये कब स्टार्ट किया गया, 1970 में। इसके साथ दिक्कत ये थी कि कश्मीर का अपने ही वो 70 का ज़माना था, अपने राग ला रहे थे वो। तो अब वहाँ की पॉपुलेशन भी इस टाइप की है जो नॉनवेज खाती है, तो वो लोग भी इसकी इलीगल हंटिंग वगैरह कर रहे थे। तो ये पॉपुलेशन जो है काफ़ी dwindling हो गई थी, काफ़ी कम हो गई थी इसकी। तो फिर इसको देखा गया कि भाई एक प्रोजेक्ट करके इसकी पॉपुलेशन को बचाया जाए। हंगुल की एक पिक्चर देख लेते हैं कि भाई कैसा दिखता है। ये रहा कश्मीरी स्टैग। अब अगर आप में से कोई यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है तो फिर वो एक आदत हो जाती है वहाँ पर कि एनिमल है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल रेयर है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, क्या है, छोड़ो। इस टाइप की इंफॉर्मेशन को अपने लिए यहाँ कोई पर्पज़ नहीं है। आपकी एमपी में कोई सेंस नहीं बनता इस टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए, छोड़ दो। बस ये देख लो कि प्रोजेक्ट हंगुल या कश्मीरी स्टैग कब स्टार्ट हुआ, 1970 में।
दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, प्रोजेक्ट लॉयन। देखो, टाइगर और लॉयन की बात की जाए तो आपको पता है कि लॉयन यानी कि शेर, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये केवल अकेला एक ही जगह है अपने यहाँ, गिर फॉरेस्ट में। गिर कहाँ है? गुजरात में। तो ये केवल एक ही जगह है, गिर गुजरात में लॉयन। ऑब्वियसली टाइगर तो पूरे देश में फैले हैं, लेकिन लॉयन नहीं है, एक ही जगह है। तो इसको पहले स्टार्ट किया गया, क्योंकि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि लॉयन पहले स्टार्ट हुआ है टाइगर, तो इस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो 1972 में प्रोजेक्ट लॉयन स्टार्ट किया गया और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 1973 में। अब प्रोजेक्ट टाइगर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बोलबाला इसी का है, बहुत कुछ इसमें हुआ है। यहाँ ये प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपकी यूनिट 4 के लास्ट में एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी का सब्जेक्ट दिया गया है, उसमें सेंसस तो टॉपिक दे दिया है, लेकिन वहाँ पर हम लोग ये भी देख लेंगे कि लिस्ट जो अपनी होती है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ जो इम्पोर्टेंट है उनकी लिस्ट वहाँ पर डिस्कस करेंगे, सब कुछ वहीं पर होगा। यहाँ केवल एक पर्पज़ होता है जनरल फॉरेस्ट्री का, पूरी फॉरेस्ट्री का एक रिव्यू आ जाए। तो यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट का थोड़ा बहुत देख ही रहे हैं, तो हल्का फुल्का डिटेल में देख लेते हैं अपन इसमें कि ये जो प्रोजेक्ट जो अपना टाइगर है उसकी शुरुआत कैसे हुई। 1970 के ज़माने में टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी गिर गई थी, तो उस टाइम पे ये टाइगर की जो हंटिंग है उस पर बैन लगा दिया। अब आप ध्यान रखो, थोड़ा लिंक करिए चीज़ों को। इंदिरा गांधी जी ने जो प्रिव्यू पर्स था, जो राजा महाराजा थे, राजा महाराजा जो रजवाड़े थे, उन्हें ख़त्म किया था। यानी कि उससे पहले टाइगर, क्योंकि राजा महाराजाओं के पास में बहुत सारा जंगल का एरिया था, तो वो आराम से हंटिंग हो रही थी। बाद में जब उन्होंने वो प्रिव्यू पर्स भी ख़त्म किया उनका, और ये टाइगर की हंटिंग को बैन कर दिया गया। 1972 में जब लॉयन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसी टाइम पे टाइगर की भी सेंसस की गई, जो इंडिया की पहली सेंसस थी टाइगर की। इसमें पता पड़ा कि भाई जितने दर तरीके से इन्होंने अपने आप को टाइगर, मतलब जो कि राजा महाराजा जो है वो किलिंग करते थे अपने आप को, वो ब्रिटानिया टाइगर बिस्किट का जो ऐड नहीं आता, मूँछों पे ताव देना, हमने इतने शेर मारे, तो इस टाइप का यहाँ चल रहा था। तो पता पड़ा कि भाई इनकी तो पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई है, ये तो पूरा इकोसिस्टम का टॉप है, और यही गया तो फिर तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो फिर उसके लिए इन्होंने फिर काम करना शुरू किया, और नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया गया। तो एक टाइप से ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट था देश में जिसे एक बड़े लेवल पर लॉन्च किया गया, क्योंकि उससे पहले कश्मीरी स्टैग के लिए किया गया, वो केवल एक छोटे से एरिया में था। लॉयन किया गया, वो केवल गुजरात के गिर एरिया में था। ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो पूरा पैन इंडिया कवरेज था इसका, ऑलमोस्ट पूरे देश में था। कब स्टार्ट किया गया? 1 अप्रैल, ये याद रखें, 1 अप्रैल 1973। जनरली आपसे 1973 पूछा गया, लेकिन कई बार ये 1 अप्रैल भी डेट पूछ ली गई है। अब जब ये स्टार्ट किया जाता है, तो स्टार्टिंग में अपने देश के बहुत सारे नेशनल पार्क तो बन चुके थे, उनमें से 9 नेशनल पार्क को पकड़ लिया जाता है और उनसे बोल दिया जाता है चलो तुम कल से टाइगर टाइगर खेलोगे। तो अब वो जो 9 नेशनल पार्क्स थे जिन्हें टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया, उनमें अपना केवल इतना पर्पज है कि उसमें अपना जो कान्हा नेशनल पार्क है एमपी का, वो भी था। रिमेनिंग नॉइज से अपने ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखो कि अपना कान्हा भी उसमें है। और रिमेनिंग जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सुंदरबन है, सिमलीपाल है, इन्हें याद रख सकते हो। अगर आप इसकी लिस्ट याद रख लोगे कि स्टार्टिंग में किसी किसी 9 बनाया गया, तो वो उसमें कोई घाटे वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने भी टाइगर रिजर्व है लगभग आपको सभी याद करने हैं, तो देख सकते हो। लेकिन यहाँ कान्हा नेशनल पार्क आपको याद रखना ज़रूरी है कि भाई अपना पहला जो नेशनल पार्क था, या जो पहला टाइगर रिजर्व था, वो अपना कान्हा वाला था। आज के टाइम पे अभी, पहले तो अपने 50 टाइगर रिजर्व थे, अभी जो है फरवरी में, कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले फरवरी में एक 51 नंबर का टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ये बनाया है तमिलनाडु में। कुछ न्यूज़ हैं जो बता रही हैं कि ये तमिलनाडु में है, कुछ न्यूज़पेपर हैं वो बोल रहे हैं कि ये तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा केरल का भी इसमें कवर होता है, लेकिन मेजोरिटी मोर और लेस सभी के सभी तमिलनाडु बोल रहे हैं।
तो इस टाइप से आप तमिलनाडु याद रखिए उसे, और अगर कहीं बाई चांस लिंकेज टाइप का दीजिए तो आगे क्लैरिफिकेशन और करके इन्हें देख लेंगे। गवर्नमेंट जब इसका जो डाटाबेस है उसमें अपडेट कर देगी तो ज़्यादा बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। ये अभी 51 है, तो टोटल अभी टाइगर रिजर्व 51 हो गए हैं अपने देश में। और ये बनाया जो गया है वो है मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये जो श्रीवी जो भी है गिजल स्क्वायर जो है इसमें इन्होंने बनाया है, तो 51 हो गया है। ये इसकी वही है, यहाँ पर 51 टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू कम इन मेघामलाई। टाइगर से अपना एमपी का बहुत ही ज़्यादा ही लिंकेज है। अपने रीवा में सुना होगा व्हाइट टाइगर का अपना थोड़ा इशू रहा है, वहाँ से लिंकेज रहा है, तो टाइगर में थोड़ा बहुत अपन को देखना ही पड़ता है। टाइगर प्रोजेक्ट या ये जो दुनिया भर के चल रहे हैं टाइगर रिजर्व जो बन रहे हैं उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और आ जाते हैं। जैसे पहला सा एक क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो आता है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। बस इतने से कोई ज़्यादा फिर अपन को लेना देना नहीं है कि कौन सा छोटा है कौन सा क्या है। बस आगे चलते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं और अपना काम ख़त्म करते हैं इससे। 2005 वाला जो सरिस्का का जो इशू था उसे डिस्कस कर चुके हैं कि 2005 में सरिस्का में टाइगर गायब हो गए थे, तो उसके बाद टाइगर टास्क फोर्स बनाया गया था। फिर उसके बाद अपना NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। फिर इसी की सीरीज में 2010 में 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में है, या शायद नाम तो पता नहीं है इसका, कुछ और भी लोकल नाम है इनके, लेकिन अपने तो इंडियंस हैं सीधे सीधे अपने नक्शे में सेंट पीटर्सबर्ग मिल जाता है, जो अपने बाल्कन क्या बोलते हैं उसे, जो बाल्टिक सी है उससे लगा हुआ इनका एरिया है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में उस टाइम पे अपने यहाँ मनमोहन सिंह जी थे, तो उस टाइम पे 13 देशों ने एक जाकर के एक मीटिंग करते हैं कि भाई हमें 2022 तक, कब तक, 2022 तक हमें जो अपने टाइगर की पॉपुलेशन है उसे डबल करनी है। इसे बोला जाता है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। उसमें हमें क्या करनी थी, अपनी पॉपुलेशन जो है उसे डबल करनी थी। अब ये सारी डीलें हुई थी जुलाई के महीने में, तो उसे जो जिस दिन डिक्लेयर हुआ था 29 जुलाई, उसको डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड टाइगर डे। तो इसे याद रखना है कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, ये पूछा जा चुका है। सेंट पीटर्सबर्ग 2022 का टारगेट हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपना फॉरेस्ट्री का लिंकेज ही है। दूसरा ये 22 आ ही गई है, 21 ख़त्म हुई तो 22 खुद आएगी, 21 का पता नहीं पड़ने वाला है, 22 तो आते जाते आ जाएगी, तो एंडिंग डेट है, तो इसे याद रखना चाहिए। और अभी इसकी सेंसस हुई थी, तो लास्ट ईयर हुई थी इसकी, तो लास्ट ईयर इसकी जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो निकली थी अपनी लगभग 2967 जो अपनी है। तो अपन बोला गया है कि हमने अपनी जो डबल करनी थी पॉपुलेशन वो हम कर चुके हैं, तो अभी पॉपुलेशन कितनी अपनी लगभग 3000 के आसपास है। जो पूरी दुनिया में जितनी भी टाइगर है उनकी 70% पॉपुलेशन अकेले अपने पास है। उनमें जो हमने सेंट पीटर्सबर्ग में सबमिट किया था उसमें 13 कंट्रीज आए थे जिन्हें बोलते हैं टाइगर रेंज कंट्रीज। इतना हो गया काम। अब ये जो सेंसस आई थी शायद याद नहीं है एग्जैक्टली, 2018 में आया था सेंसस में भी, हर 4 साल बाद होता है। तो आगे देख लेते हैं। अब इसमें अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वैसे तो सेंसस वाला टॉपिक है वहाँ पर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जनरल व्यू के लिए आप रख सकते हो। जैसे एक तरफ होते हैं हम इंसान, ह्यूमन, हमारी सेंसस कितने साल में होती है, 10 ईयर्स में, 10 साल में अपनी जनगणना होती है, जैसे 2021 में अभी होने वाली है अपनी। दूसरे हैं एनिमल्स। एनिमल्स इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी जनगणना है वो 5 साल में होती है, हर 5वें साल एनिमल की जनगणना की जाती है। लेकिन जो टाइगर है उसे थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ रहा है, तो इसकी जो सेंसस है वो हर 4th ईयर में होती है। इन तीनों को याद रख लीजिए, वैसे एक बार और बताया जाएगा आपको। अपनी 10 में है, एनिमल की 5 में, ये कई बार पूछा जा चुका है, और ये भी पूछ लिया गया क्योंकि टाइगर की हर 4थे साल हो जाती है, 4th ईयर में होती है।
तो अपनी जो लास्ट सेंसस हुई थी उसमें बताया गया कि अपनी टाइगर की पॉपुलेशन लगभग 3000 के आसपास है और अब पूरी दुनिया की 70% है। ये 13 टोटल टाइगर कंट्रीज है, टाइगर रेंज कंट्रीज है, वहाँ काम हो जाता है। अपने एमपी से रिलेटेड ये बात इम्पोर्टेंट है कि टाइगर स्टेट का दर्जा जो था वो काफ़ी लंबे टाइम से छिन गया था। इस बार हमने वापस टाइगर स्टेट का दर्जा गेन कर लिया। और एमपी का ही एग्ज़ाम है तो फिर तो आपसे पूछने वाले पूरे पूरे हैं। तो याद रखें कि एमपी में भी 526 के आसपास टाइगर थे पिछली सेंसस में। एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है क्योंकि 526 सेंसस के टाइम पे थे, सेंसस को शायद 2 साल हो चुके हैं, 2 या 3 साल। अभी बीच में न्यूज़ भी आई थी कि हमारे पिछले एक ही साल में 26 टाइगर मर गए, लेकिन नए भी कुछ आए होंगे तो उनका एग्जैक्ट डाटा से कोई लेना देना नहीं है। जो सेंसस का डाटा है वही अपना डाटा है, क्योंकि ये बीच की जो चिल्लर में ऊंच नीच होती है ये डेली वाले अपडेट कोई करता नहीं है। तो स्टेट वाइज में सबसे पहले है अपना एमपी, फिर आता है अपना कर्नाटक और लास्ट है उत्तराखंड। मतलब ये तीन है, टॉप के तीन है, बाकी स्टेट पीछे पड़ी हुई कोई लेना देना नहीं है। सबसे ऊपर है एमपी, फिर उसके बाद आता है कर्नाटक और इसके बाद आता है उत्तराखंड। तो एमपी टाइगर स्टेट दोबारा से बन गया है, इस बात को याद रखना है। अपना काम यहाँ टाइगर से काम हो जाता है। 73 में ये टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसके बाद 2 साल बाद 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल स्टार्ट किया गया। क्रोकोडाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? मगरमच्छ। देखो अपने यहाँ चंबल में जो है वो घड़ियाल है, क्रोकोडाइल नहीं है, घड़ियाल है। चंबल घड़ियाल सेंचुरी बोलते हैं। अब घड़ियाल और इसमें क्रोकोडाइल में समझ गए होंगे, घड़ियाल में इनकी जो थुतरी है वो चौंच सी पतली सी हो जाती है, लंबी सी होती है, जबकि इनका अलग ही दिख रहा होगा। तो अपने चंबल में घड़ियाल है, न कि क्रोकोडाइल। और ये जो क्रोकोडाइल है, प्रोजेक्ट जो क्रोकोडाइल है, कई बार जैसे यूपीएससी वगैरह में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अक्सर लोगों को पता रहता नहीं है तो कुछ भी लगा देते हैं। ये सारे काम जो है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के, ये जो अपना आंध्र है, एपी, आंध्र प्रदेश, उसी रीजन में हुए हैं। क्रोकोडाइल की ब्रीडिंग की सेंटर जो है वो हैदराबाद या उसके आसपास के रीजन है, जो गुंटूर वाले जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं उनमें बना रखे हैं। इनके जो भी दुनिया भर के रिसर्च हुए हैं वो सब के सब उसी रीजन में हुए हैं। हालांकि अपने इधर भी मगर वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन मेन काम वहीं पर हुआ है। तो इसके बताने का पर्पज़ ये है कि कई बार यूपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आपको बेसिक थीम है कि अच्छा मगर यानी कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल या क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर या क्रोकोडाइल से रिलेटेड कुछ भी आ गया, तो वो आंध्र प्रदेश के आसपास के कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ लगा देने का अपना काम निपट जाता है। नेक्स्ट आता है अपना इम्पोर्टेंट है 1992 वाला प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये 2015 अपना एमपी का ही हुआ था, एमपी फॉरेस्ट वाला जो एसीएफ रेंजर का एग्ज़ाम है 2015 का। 2014 का था, 15 के आसपास हुआ था, ऑनलाइन था उस टाइम पे, इंदौर में सेंटर पड़े थे। तो उसमें भी ये पूछा गया था कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ। अब मैं उस टाइम पे एग्ज़ाम दे रहा था, कंफ्यूज हो गया और मैंने उसे 1990 वाला ऑप्शन है वो लगा दिया था, जबकि उसका सही आंसर है 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में स्टार्ट हुआ। इसको और प्रमोट करने के लिए जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो कुछ और चीज़ें भी लेके आते हैं। तो बीच में जैसे कुछ छोटे छोटे अभियान चलते हैं, वैसे ही चल आया था हाथी मेरे साथी, एक टाइप से कैंपेन चलाया था कि लोगों का इनके प्रति थोड़ा व्यू बदले, एक सपोर्ट बढ़े उनके। एक किसी टाइप का एक प्रोजेक्ट था माइक, MIKE, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, माइक। ये भी एक प्रोग्राम था जो एक इंटरनेशनल बॉडी है साइट, उसने कंडक्ट किया था। इसे थोड़ा समझ लेते हैं, साइट है क्या। दुनिया के जो कंट्रीज थे, जैसे अपने यहाँ है, वाइल्ड लाइफ क्राइम पहले नहीं रोक पाते थे, क्योंकि अगर मैं एमपी में हूँ और मैंने यहाँ किसी टाइगर को मार दिया, एमपी की पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे पीछे पड़ते हैं, तो मैं राजस्थान में भाग जाता हूँ और फिर इनका 4, 5, 10 दिन में कोऑर्डिनेशन बन पाएगा राजस्थान की गवर्नमेंट से। जब एमपी और राजस्थान एक्शन में आ पाएंगे तो फिर मैं यहाँ यूपी में एंटर कर गया। तो इस टाइप के जो क्राइम थे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, वो ट्रांस बाउंड्री हो रहे थे, मूव कर जाते थे लोग, तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ये वजह थी कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर को आगे आना पड़ा। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अपना जो एक्ट आया था 1972 का,
वो इसी एस्पेक्ट में था कि भाई सब एक साथ मिलके सेंटर के एक कॉमन अम्ब्रेला के अंडर काम कर सकें। और फिर भी उसको जब बहुत ही एक लिमिट से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, तो फिर हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो सीधी सीधी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री के अंडर एक बॉडी बना दी है, वो अब पूरे देश के लेवल पे इस टाइप की क्राइम को हैंडल करती है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्राइम राजस्थान में किया है या यूपी में, वो किसी स्टेट से पूछेगी नहीं, वो सीधी एक्शन ले लेगी। लेकिन ये तो रहा स्टेट के साथ नेशनल लेवल पे। अगर इंटरनेशनल लेवल पे हो कि किसी ने अभी 4 टाइगर को मारा इंडिया में, हमने पता है कि इसने मार दिया, और जब तक हमने उसे पकड़ा वो नेपाल भाग गया, और हमारी गवर्नमेंट ने नेपाल के साथ कोऑर्डिनेशन किया, उनसे बातचीत की, और जब तक नेपाल गवर्नमेंट भी इंडिया के साथ मिलके कोऑपरेशन करना स्टार्ट करती है कि मुझे पकड़ सके, मैं वहाँ से भाग जाता हूँ चाइना। वो जैसा स्टेट के साथ वैसा आप कंट्री के साथ इशू है। तो ऐसे केस में क्या है कि ये जो ट्रांस नेशनल जो है, एक दूसरे नेशनल जो भाग रहे हैं, इस टाइप की जो टाइगर के, ये जो वाइल्ड एनिमल के साथ किया जा रहा था, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरा क्या है कि वर्ल्ड में हर कंट्री की अपनी फिलोसॉफी है। हम लोग टाइगर या एनिमल्स को एक टाइप से अपना हिस्सा मानते हैं, इकोसिस्टम का, एक लाइवलीहुड का, एक अपने रिलीजियस पार्ट का। हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे हैं जो एनिमल के नाम पे स्पीच तो बहुत झाड़ते हैं, लेकिन अपने यहाँ एक कौवा भी नहीं रखेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज मेजोरिटी ऐसी ही है, जो पूरी दुनिया में कहीं भी जंगल में आग लगती है उस कंट्री की बहुत बेइज्जती करेंगे, तुम जंगल नहीं बचा पा रहे हो। लेकिन कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी नहीं होगी, यूरोपियन कंट्रीज आपको नहीं मिलेगी जो अपने यहाँ जंगल लगा रही हो, वो खुद नहीं लगाएंगे। उनके यहाँ कोई एनिमल नहीं छोड़ा, लेकिन वो दूसरों को तुर्रा मारेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। तो फिर क्या किया गया कि कुछ कंट्रीज उसे प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ बोल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आने दो। तो फिर इनके बीच में एक इंटरनेशनल लेवल पे समिट हुआ और एक एग्रीमेंट बना। उस एग्रीमेंट का नाम है CITES। ये जो साइट है, कन्वेंशन हुआ था, इसके थ्रू आजकल हम लोग ये ट्रांस बाउंड्री जो एनिमल है या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो काम हो जाते हैं, उन्हें मॉनिटरिंग कर लेते हैं, उन्हें रोकते हैं। तो माइक प्रोग्राम उसी एस्पेक्ट में है। तो आपको याद रखना है कि माइक किससे रिलेटेड हुआ, साइट से रिलेटेड है माइक। ये कई बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये माइक किससे रिलेटेड है। तो साइट से है माइक। अब साइट का ये जो माइक प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा या प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्ट खुद नहीं कर देंगे। कोई भी प्रोग्राम होता है, इस टाइप की बॉडीज आपके देश की गवर्नमेंट के पास जाती हैं, उनसे मिलती हैं, बात करती हैं, बोला हम ये करना चाहते हैं। देश की गवर्नमेंट बोली चलो ठीक है भाई, हम भी हाथ मिलाते हैं, आओ चलो मिलकर करते हैं। तो पैसा कब चलता है यहाँ। तो कई बार ऐसा मिल जाता है कि साइट या ये जो माइक प्रोजेक्ट है वो किसने स्टार्ट किया, ऑप्शन में आपको केवल MO या फी मिल रहा, तो वही लगा दोगे। और अगर साइट मिल गया तो 100% आपको साइट ही लगाना है। इसी प्रोजेक्ट की लिस्ट में अगला प्रोजेक्ट आता है अपना स्नो लेपर्ड। ये 2009 में स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। यहाँ अपना प्रोजेक्ट वाला जो लिस्ट था या जो डिस्कशन का मुद्दा था वो एंड हो जाता है। इसमें हम अपने कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे प्रोजेक्ट गिर लॉयन वॉज स्टार्टेड, यानी कि जो गिर का जो अपना लॉयन प्रोजेक्ट था वो कब हुआ था अपना, ये कब हुआ 1972 में। दूसरा है व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च। कई बार इस टाइप से क्वेश्चन लिख के आ जाता है, व्हेन वाज द टाइगर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड। हिंदी में बोलेंगे कि टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर परियोजना कब स्टार्ट की गई या टाइगर परियोजना को कब लागू किया गया। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक साथ मिला दिया गया, यहाँ बात वही आती है। तो ये है अपनी 1973 में। और भी क्वेश्चन है कि इंडिया क्रोकोडाइल जो है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वो कब स्टार्ट हुआ, ये कब लॉन्च हुआ। भारतीय जो क्रोकोडाइल या मगर का जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वो अपना शुरू हुआ 1975 में। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब हुआ, यहाँ पर देखो MPPSC ACF 2014 है, ये नाम एग्ज़ाम का यही है, एग्ज़ाम तो 15 में हुआ था। और भी है जैसे राजस्थान का है RPSC का, ये अभी हुआ था फरवरी 2021 में एग्ज़ाम हुआ है इसका।
तो उसमें भी ये पूछ लिया गया अपना 1992। यहाँ पर अपना ये वाला काम हो गया प्रोजेक्ट का। अब एक बार देख लेते हैं अपने जो नेशनल और इंटरनेशनल डेज है। देखो आप लोगों की वो एज है कि यहाँ हर चीज़ को केवल वहाँ डिस्कशन की ज़रूरत है जो उसको समझने वाला हो। ये सारी चीज़ें वैसे भी रट्टा मार वाली हैं, आप लोगों को आराम से आ जाती हैं, इस पर समझाने की कोई चीज़ें हैं नहीं। तो थोड़ा आसान हो जाए उसके लिए क्या किया ये गया है कि आगे लिख दिया गया आपका, जैसे पहला है वर्ल्ड वेटलैंड डे, कब आता है 2 फरवरी को। और यहाँ आपको थोड़ा आसान करने के लिए कि ये असम एशियप 2019 में आया। इस टाइप से लिखने का पर्पज़ यही है कि अगर एक बार लिस्ट दे दी जाए तो थोड़ा आलस आ जाता है, और जब ऐसे एग्ज़ाम बता दिए जाए कि अरे इस एग्ज़ाम में भी आया, जब आपको अच्छा वर्ल्ड अर्थ डे इतनी बार पूछा गया है, तो फिर आप लोग सीरियसली उस चीज़ को ले लेते हो और उससे सीरियसली याद करते हो। यहाँ केवल ये ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम की तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन वो इतनी सारी लिस्ट यहाँ पर डाल के होगा क्या, केवल खाली पीली में कलर प्रिंटिंग का बर्बाद होगा और कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो एक केवल एक टेंटेटिव कि भाई इतने सारे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, इसे तो कम से कम रट्टा मार लो, ख़त्म काम। तो वो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपने मुद्दे की तरफ जो अपना सब टॉपिक है उस पर शिफ्ट कर लेते हैं ना। आप समझो ना, इस पर क्वेश्चन आएंगे बार बार तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, लेकिन इस लिस्ट में आपको कुछ छोड़ना नहीं है। और मैं आपको एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा, आपको जो भी स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है वो ऑलरेडी इस हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है कि आपके एग्ज़ाम के लगभग 90 से 95% क्वेश्चन उस पर्टिकुलर मटेरियल से ही आए, कोई भी क्वेश्चन बाहर ना निकले। पूरी यही कोशिश की जाती है। और जो आपके कंटेंट डेवलपर हैं वो ऑलरेडी फील्ड फॉरेस्ट की फील्ड में पिछले 10 साल 15 साल 12 साल वाले एक्सपीरियंस वाले हैं। वो ऑलरेडी इस फील्ड के जो एग्ज़ाम है उनमें टॉपर हैं, अंडर 5 अंडर 6 रैंक, फर्स्ट रैंक, जो उन्होंने JRF SRF PhD है, और जो इसकी सर्विस है ERS जो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री में है। तो वो ऑलरेडी इस फील्ड में टॉपर हैं जो इसका बना रहे हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन आपको जो भी मटेरियल दिया जा रहा है बाहर भले ही बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको कम से कम आप 4-5 बार पढ़ लें, इससे कुछ छूटना नहीं चाहिए। आगे चल लेते हैं अपना, आगे आएगा अपना फॉरेस्ट एक्ट पॉलिसीज और मिशन वाला मुद्दा। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा एक रिव्यू सा देख लेंगे। सबसे पहले अपने आते हैं फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। पहला एक्ट आता था अपना ये 1865 में, 1865 में अपना पहला एक्ट आया था, जो अपना ब्रांडेज भाई साहब लेके आए थे। बाद में इसे अमेंडमेंट किया, यानी कि थोड़ा सा संशोधन किया गया था 78 में, 1878 के एक्ट का कोई मतलब नहीं रखता अपना मैन है। फिर इसे पूरा रिवाइज करके 1927 में से फिर से लेके आए थे। ये 1927 वाला ही आज तक चल रहा है। बीच में गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि इस एक्ट को लगभग 90 साल हो चुके हैं, इसे और सुधार दिया जाए, अच्छा किया जाए आज की करंट की कंडीशन के हिसाब से। लेकिन फिर बाद में लोगों ने उसमें कमियाँ इतनी निकाल दी कि गवर्नमेंट, या बोल सकते हो कि इतने काउंटर आर्ग्यूमेंट कर दिए, गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। तो ये अमेंडमेंट, सॉरी ये नहीं, एक ड्राफ्ट लेके आए थे इसका, वो ड्राफ्ट ने वापस ले लिया। 2017 में ड्राफ्ट लेके आए थे, 2017 में एक अमेंडमेंट एक्ट भी आया था इसी में 1927 के में। इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था, कोई जो बांस है, बम्बू जो है, उससे टिम्बर की कैटेगरी में डाल रखा था, उसे टिम्बर से हटा के ग्रासेस में डाल दिया गया, जिससे कि जो अपने नेशनल बम्बू मिशन है और जो लाइवलीहुड मिशन है उनको प्रमोट किया जा सके। इससे ज़्यादा आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो आप केवल इतना याद रखो कि एक तो 1865 का एक्ट है, दूसरा 1927 का एक्ट है, तीसरा एक्ट है 1980 का, जिसे बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसका वही मुद्दा है, शायद आपको पहले भी जो जनरल फॉरेस्ट्री की स्टार्टिंग के वीडियोस हैं उनमें डिस्कस किया जा चुका है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था। इंदिरा गांधी जी ने जो 42 अमेंडमेंट किया था 42 नंबर का 1976 में, उसमें उन्होंने कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था, समवर्ती सूची में डाल दिया था। बाद में स्टेटों ने इतनी जंगल की काटा पेड़ी की कि लगने लगा इंदिरा गांधी जी को कि अगर ऐसा हाल रहा तो अगले 10 साल में तो जंगल साफ हो जाएंगे।
तो ये जो डाइवर्जन हो रहा था, कोई स्टेट बोल रहा है कि 5,000 हेक्टेयर एरिया को साफ कर दो, यहाँ हम खेती बाड़ी करेंगे, लोगों को बसाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे प्रोजेक्टों को रोकने के लिए कि फॉरेस्ट बच जाए, उसके लिए एक कंजर्वेशन एक्ट ले आए थे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 पेज का है, 5 सेक्शन है, ऐसा हिलाने वाला है। 5 सेक्शन 2 पेज का, आगे पीछे जी प्रिंट आउट कर दो तो 1 पेज वो बचा। बस उसमें ये है कि एक टाइप से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो आप फॉरेस्ट को फॉरेस्ट्री के हिसाब से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फॉरेस्ट को आप नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये उस एक्ट में ऐड कर दिया गया, वहाँ से इसका ये डाइवर्जन वाला जो काम है वो रुक गया। तो ये तीनों एक्ट कौन कब आया, बस ये याद रखना है, इतने में अपना काम हो जाता है। अब एक्ट के अलावा अपनी आती है फॉरेस्ट की पॉलिसीज। ये पॉलिसी का मतलब जैसे आपको अपने जंगल को कहाँ लेके जाना है, तो आप अपनी नीतियाँ बनाते हो। देखो, एक्ट को बोलते हैं हिंदी में अधिनियम, और ये पॉलिसीज हैं उनको बोलते हैं नीतियाँ। कि हमें अपने जंगल को 20 साल अगले 20 साल में हम कहाँ देखते हैं। जैसे अपने प्रिपरेशन करनी है तो अक्सर हम लोग पेपर पे लेके एक चार्ट बना लेते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे, कल ये पढ़ेंगे, परसों ये पढ़ेंगे। 15-20 दिन का एक शेड्यूल बना के दीवार पे चिपका देते हैं। हाँ, भले ही वो फॉलो हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन बनाते हैं कि हमें 15 दिन में क्या कवर करना है। तो वो आपको 15 दिन का टारगेट है। जंगल बड़ा रिसोर्सेस है, तो यहाँ अपने बड़े टारगेट चलते हैं, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के। तो ऐसी अपनी नीतियाँ आई हैं। अभी तक 3 नीतियाँ आ चुकी हैं, चौथी का भी ड्राफ्ट आया है। पहली फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी 1854 में, सॉरी 1894 में। 1894 की पॉलिसी पे बताया गया था कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर की कंडीशन ख़राब थी। तो जो ब्रिटिश थे, इन्होंने जो कॉलोनियल पावर्स थी, इन्होंने वोल्कर को बुलाया था, डॉक्टर वोल्कर को, जर्मनी से थे। उनसे बोला, यहाँ वोल्कर रिपोर्ट भी लिखा हुआ है, उनसे बोला भाई देख लो क्या बकैती है। तो 90 में बुलाया था इन्होंने, 1894 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। 1893 में इन्हें बुलाया गया था, 1890 में, और इन्होंने 93 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसी रिपोर्ट के बेस पर पहली फॉरेस्ट पॉलिसी अपनी बनी थी 1894 की। तो अब तो एक तो ये पूछा जाता है कि फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया कब बनी, तो 1894। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो अपनी ज़रूरतें बदली, ज़रूरत के हिसाब से फिर अपने अपनी पॉलिसी बनाई, अपनी नीतियाँ बनाई। तो अपनी जो पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी से बोलते हैं, इसके आगे नेशनल टर्म जुड़ गया, तो इसे सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी बोल सकते हो, क्योंकि पहली तो 1854 की है। तो दूसरी जो अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी है वो बनी अपनी 1952 में। लेकिन ये देश की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी आज़ादी के बाद, तो इसके लिए टर्म जोड़ दिया गया है नेशनल। तो अगर आपसे ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो 1952 वाली सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, और फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से ये दूसरी है। इस पॉलिसी में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जब पॉलिसी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपना केवल मुद्दा इतना है कि इस पॉलिसी में एक टारगेट दिया गया है कि अपने देश के जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे बनाए रखने के लिए कम से कम आपके देश के 33% हिस्से पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो एक टारगेट मिल गया हमें। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये टारगेट जो है वो किस पॉलिसी ने दिया है, तो ये अपनी 1952 की जो पॉलिसी थी उसमें ये दिया गया। इसके बाद अपनी पॉलिसी आती है 1988 वाली, तो उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सेम चीज़ें हैं। एक ड्राफ्ट ज़रूर आया था, 2018 में आया था, 2 साल पहले एक ड्राफ्ट आया था नई पॉलिसी के लिए। वो अभी तक ड्राफ्ट ही है, फाइनल नहीं हुआ, तो अभी कुछ मतलब का उसका अपना है नहीं। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड। पहला भारतीय अधिनियम कब लागू किया गया, तो कब किया गया, अधिनियम की बात की जा रही है, या एक्ट की बात की जा रही, नीति पॉलिसी की नहीं। ये कब आया था, जब ब्रांडिस आए थे, तो ये 1865 में। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। अब इनने ये नहीं पूछा कि पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ नहीं, इन्हें पूछा कि कौन भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया। तो अब उन देखेंगे इनके ऑप्शन क्या है। 1947 में नहीं हुआ, 27 में हुआ है,
80 में नहीं हुआ। 80 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया है, चलो इसे छोड़ते हैं। 88 में तो नीति आई है, इसका मतलब नहीं है। अब इनने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात की गई है, ये तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ना कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट ही है लेकिन उसका नाम अलग है। ये 1927 का नाम ही है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो ये इसका आंसर जो है अपना बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड, जो वन संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया, ये बता रहा है अपना 1980 वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी जो अपनी 1890, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है, ये अपनी है फॉरेस्ट पॉलिसी कब की, 1894 की। वाज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय, इनका कहना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 की जो वन नीति थी वो किसकी रिकमेंडेशन, किसकी मतलब रिकमेंडेशन को क्या बोलेंगे पता नहीं, किसके रिकमेंडेशन पे बनाई गई, तो वो थे वोल्कर, उनके रिकमेंडेशन पे थी अपनी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड इन द ईयर, देश की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब अडॉप्ट की गई, तो पहली आई अपनी इस टाइम पे, दूसरी आई 1952 में, तीसरी आई 1988 में, तो पहली ही आई, अपने बी आंसर मिल गया। नेक्स्ट है द लास्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसियों में जो सबसे अंतिम है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसमें ये पूछा गया है सबसे लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सी है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, मिक्स कर दिए गए यहाँ पर। तो यहाँ लेटेस्ट अपनी 1988 वाली है। एक अगर क्वेश्चन होगा तो वो भी देख लेते हैं, द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ कंट्री, देश के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए, तो अपनी जो 1952 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसने बता दिया था कि भाई देश का 1/3 हिस्सा यानी कि 33% पर फॉरेस्ट होना चाहिए। और जब 1988 की पॉलिसी आई तो उसने भी वही पुराने क्राइटेरिया को ही बनाए रखा, तो दोनों ही यही बोलते हैं और इसी को अपन मान के चलेंगे। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है जो डिस्कस करना है, देखो पहला मैंने आपसे बोला फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में लिखते हैं, पॉलिसी आप अपने पेपर पे भी लिख लें इसे। अपनी फर्स्ट पॉलिसी कब आई, फर्स्ट पॉलिसी आई अपनी 1894 में, सेकंड कब आई 1952 में, थर्ड कब आई 1988 में, ये पॉलिसी रही अपनी। अगर इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी की बात की जाए, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज, भारतीय वन नीतियाँ, तो ये अपनी 3 रही। ये सेकंड जो फॉरेस्ट पॉलिसी है इसको टर्म यूज किया जाता है नेशनल, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो नेशनल के नाम से आई है, तो ये पहली नेशनल है, फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, ये सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। अगर नेशनल टर्म जुड़ा हुआ है तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और वैसे में ये सीधे सीधे है। अब आपको इसमें कंफ्यूज होने वाली ज़्यादा बात नहीं है, आप सीधा इसी चीज़ को याद रखो। एमपी में ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे कि ये नेशनल टर्म करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखो, काम हो जाता है। यहाँ नेशनल बताने के पीछे रीज़न ये है कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही कम है लेकिन कुछ क्वेश्चन ने इस टाइप से पूछ रखे हैं। अब नेशनल पे अगर जो टीचर हैं, जो आपके पेपर सेटर हैं, अगर वो ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी समझ है सब्जेक्ट की, तो वो बेटर करते हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जैसी चीज़ें नहीं पूछते हैं, क्योंकि इस पर एक टाइप से अभी तक क्लियरिटी नहीं है। गवर्नमेंट के जो खुद के रिकॉर्ड हैं, कई बार कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की, वो इसे फर्स्ट नेशनल पॉलिसी बोल देते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड, कभी वो पब्लिश कर देते हैं कि भाई ये फर्स्ट नेशनल पॉलिसी है, ये सेकंड नेशनल पॉलिसी है। तो इसमें एम्बिग्विटी है, बीच में कंफर्म क्लियरिटी नहीं आती गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में ही, तो इसलिए सीधी सीधी सी है। और क्योंकि एमपी में जैसे मैंने बोला 25 30 से 40 क्वेश्चन भी अगर आ भी जाते हैं
तो इतनी उम्मीद नहीं है कि वो इतनी डिटेल में जा सकते हैं। तो याद रखो सीधा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये नेशनल पॉलिसी का चक्कर छोड़ भी दो तो कोई बड़ा घाटा नहीं है अपना। आगे चलते हैं यहाँ पर अपना, यहाँ पॉलिसी वाला इशू हो गया अपना। नेक्स्ट आएगा अपना एक्ट है क्रुअल्टी टू एनिमल एक्ट। मतलब जो एनिमल हैं, अपने जो जानवर हैं, उन्हें तुम कैसी भी रख रहे हो, कोई भी कैसी भी काट रहा है। जैसे यूपी में था, मैं लगभग 2017 के टाइम पर मुजफ्फरनगर वाले एरिया में, तो बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पर आप निकल नहीं सकते रोड से। मतलब जो नॉन वेज की शॉप से उन्होंने काट करके उन्हें ऐसी छोड़ दिया है। तो भाई क्या ये चल रहा है, मीन्स आप एनिमल्स की कोई डिग्निटी नहीं है क्या। तो ये इशू ज़्यादा थे, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो लेके आई 1960 में कि भाई एनिमल्स है, ठीक है वो एनिमल है, वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके भी कुछ अपने अधिकार है। तो इस एनिमल एक्ट ले आया गया। फिर इसके अंडर एक संस्था बनाई गई जो चेन्नई में है। संस्था कुछ टाइम पहले ही, एक दो वीडियो पहले आई थी, वो चेन्नई में बनाएगी। वो सारे क्राइटेरिया बनाएगी कि आपको अगर अपने घर में किसी गाय भैंस बकरी को रखना है तो उसे कम से कम कितना स्पेस देना होगा, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो कितना स्पेस होगा जिसमें आप एनिमल, आप भूसे की तरह नहीं भर सकते। चिड़ियाघर है, या जो मूवेबल जो चिड़ियाघर हुआ करते थे, मेलाओं में लगते थे, उनमें कितना स्पेस होना चाहिए। या फिर जो स्लॉटर हाउस है, मुर्गी बकरी एनिमल्स को जो मारते हैं, स्लॉटर हाउस में भी आपको कैसे मारना है जिससे कि उसे कम से कम दर्द हो। ये सारे क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता है, वो संस्था जो इस एक्ट के थ्रू बनाई गई। तो ये एक्ट कब आया, 1960 में। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का आपको पता ही है। इसके अलावा 3 एक्ट और आए हैं, वाटर एक्ट, एयर एक्ट और इन्वायरमेंटल एक्ट। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है और याद रखो। वाटर ये कब आया है, इसे साइड में कहीं लिख लेना है, यहाँ पर लिखे सभी है। वाटर एक्ट आया 1974 में। एयर जो है, एयर एक्ट वो आया है 81 में। और जो अपना इन्वायरमेंट है ये आया है 1986 में। इसका पूरा नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। जो वाटर एक्ट है वो है पानी का जो प्रदूषण करना है उसको रोकना, उसकी और कंट्रोल करना, उससे रिलेटेड एक्ट है ये 1974 का। अब वाटर एक्ट आता है तो फिर उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन भी आते हैं। तो उसी के पीछे एक आया था वाटर ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 77 में। ये अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए ये 74 रट्टा मार लो कम से कम। दूसरा एयर एक्ट आया था 81 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आया था अपना 1986 में। फिर इन्वायरमेंट से पॉलिसी जो अभी आई है 2006 में आई थी। ये सारी चीज़ें जो है इन्हें आप रट्टा मार लो ना आराम से। अभी यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस करेंगे उन मुद्दों पर, लेकिन यहाँ एक बेसिक देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एक्ट हैं, वो पहला इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट कब आया। 70 के ज़माने में, 70 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, 90 इस टाइप से वो 17, 18, 90 वो डेकेड दे रखे थे ना कि सेंचुरी, कि 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में। तो आप यहाँ पर देख लो कि इस टाइप की जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो लगभग 70 के दशक में शुरुआत हो गई थी। पहले वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, फिर अपना वाटर एक्ट आ गया तो वो 74 में आ गया, मतलब ये 70 वाले में स्टार्ट हुई। दूसरा क्वेश्चन है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना किस एक्ट के अंडर की गई। अब ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट सेंट्रल पॉल्यूशन है तो ये इन्वायरमेंट एक्ट के अंडर होना चाहिए। इन्वायरमेंट एक्ट तो आया 1986 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि CPCB 86 में बना। जैसे ही अपना पहला एक्ट आया था वाटर वाला, उसी टाइम पे इस एक्ट के अंडर ही CPCB को बनाया गया था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो ये 74 में आया है, तो ये शायद, आई एम नॉट श्योर, बट ये 1976 में बनी है। एक बार गूगल जरूर कर लें इसे। CPCB शायद 1976 में बनी है, और ये अभी राजस्थान के फरवरी वाले एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि CPCB कब बनी है। तो
ये सीपीसीबी है वो वाटर एक्ट के अंडर ही बन गई थी, फिर बाद में जैसे एयर एक्ट आया तो उसमें एयर एक्ट के रूल रेगुलेशन को अप्लाई करना है तो वो भी सीपीसीबी को पकड़ा दिए गए। यानी कि कोई पहले से संस्था है उसी का काम बढ़ाते जाते हैं। फिर इन्वायरमेंट एक्ट आया तो उन्हीं का काम फिर बढ़ा दिया गया। इसमें आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और फिर अपन आगे चलेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड। ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब तैयार किया गया। क्वेश्चन देखो अलग अलग टाइप के आए हैं, ये इतनी सारी जो लिस्ट है ये क्वेश्चन घूम फिर के एक से हैं। कोई पूछेगा कि वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वो कब बनाया गया, कब लागू किया गया, कब विचार रखा गया उसके बारे में, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ भी आ जाए 1972 लगाओ और निकाल लो। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। एक क्वेश्चन ये है कि ये जो अपना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो संसद द्वारा कब पास किया गया। दूसरा वो कब इफेक्ट में आया। दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। अब इनमें क्या है कि जैसी पास करती है जनरली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस होता नहीं है। तो यहाँ अपना कब आया था ये 86 में, और ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं कि लंबे लंबे है तो अपना कन्फर्म है को 1986 ही अपना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट एक्ट ही है इसमें, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ये कब आया? बायोडाइवर्सिटी एक्ट जब अटल जी आए, मैंने आपको शायद एक बार बताया होगा कि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री के फील्ड में सबसे ज़्यादा काम इंदिरा गांधी जी ने किया और इसके बाद फिर अटल जी का काम रहा। तो ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में। किस मुद्दे पे? 1992 में अपना हुआ था अर्थ समिट, उसके 10 साल हो गए थे। तो वो भी एक इशू था, हम लोगों के बीच में रेटिफाई कर दिया था शायद 96 के आसपास। तो रेटिफिकेशन कर दिया। अब आपको अपने देश में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थे, जो बाध्यताएं थी अंतर्राष्ट्रीय, उनको अप्लाई करना है, लागू करना है। तो एक अधिनियम के थ्रू एक संस्था बनाई गई। तो इसी के अंडर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट या बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया, और इसी के अंदर एक संस्था बनाई गई चेन्नई में, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA। कहाँ है? चेन्नई में। कब बनी? अब एक्ट आया तो उसके अगले साल बन गई थी 2003 में। और क्या है, एक 2006 में जब कांग्रेस आई थी तो इन्होंने वन अधिकार अधिनियम लेके आए थे। इसे नाम याद रखो। ये एक ही एक्ट को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। इसका पूरा नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजातियाँ, और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर का मतलब जो परंपरागत रूप से जंगलों में पहले से रहते आए हैं, उनके अधिकारों को रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना कि हाँ भाई उनके अधिकार देना कि हाँ ये उसके जंगल में रहते आए हैं, ये जंगल के वासी हैं और इनके इस जंगल पे कुछ अधिकार हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना, उससे रिलेटेड है एक्ट है। और ये कब आया? 2006 में। तो कई बार इस टाइप से लिख दिया जाएगा कि ट्राइबल राइट एक्ट कब आया, या फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया, यानी कि वन अधिकार अधिनियम कब आया, या फॉरेस्ट, वो जो टर्म है जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट एक्ट कब आया, या ट्राइबल राइट एक्ट कब आया, या फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया है, कब आया, तो सबके सब 2006 में। इसी को मॉडिफाइड 2-3 नाम से बोलते हैं। सिंपल वे में सीधा याद रखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम कब आया? 2006 में। दो और है, 2010 में इन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल हरित न्यास का गठन किया गया था। इसके बारे में भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि 95 में एक पहले एक अलग से अपील बॉडी बनाई गई थी, फिर 97 में एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई थी। बाद में दोनों को ख़त्म करके 2010 में ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई गई। इसका रीजनल सेंटर अपने भोपाल में है, उसकी पिक्चर वगैरह देख चुके थे। 2014 में एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लॉन्च की गई थी। उस टाइम पे 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी अपने ICR में, हुई थी न्यू दिल्ली में, और वहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लॉन्च की गई।
कि जिससे देश में एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा सके। कृषि वानिकी भी आगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री टर्म जो है वो अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये इस पे कृषि वानिकी पे यह है कि पूरी दुनिया में अभी तक देखो, मैंने आपसे जैसे बोला था कि दुनिया में जितने भी हैं कंट्रीज़ हैं वो फिलोसॉफी झाड़ते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। वैसे ही है एग्रो फॉरेस्ट्री में अभी तक कोई नहीं कर रहा था। अपन पहले थे पूरी दुनिया में ऐसे कंट्री जिनने एग्रो फॉरेस्ट्री पे कोई नीति लेके आए हैं। यहाँ पर अपने जो एक्ट वगैरह से रिलेटेड काम है वो हो चुका है। अब अपना थोड़ा मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो चीज़ें हैं मामा जी की, उन्हें भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी ये कब आई है? तो इसे याद रखो 2005 में है। जब फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ेंगे तो इन्होंने जो 2-3 चीज़ें हैं स्टेट से, वो जो वानिकी अधिनियम है उन सारी चीज़ों को यहाँ देखेंगे अपन। मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म पॉलिसी। टूरिज्म का अपने फॉरेस्ट्री से तो मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का कोई ईमान धर्म नहीं है। तो जो इको टूरिज्म है वो अपने जंगल से जुड़ा हुआ है। तो इको टूरिज्म पॉलिसी ढूंढ रहा था लेकिन कहीं मिली नहीं मुझे। अगर आप में से किसी को ऐसा मिलता है कहीं कि स्टेट फॉरेस्ट जो अपनी स्टेट की इको टूरिज्म पॉलिसी कब लॉन्च की गई, तो उसे ज़रूर लिख लें। बेटर है कहीं ग्रुप पे भी शेयर कर दें तो सबको मालूम भी पड़ सकता है। आपस में शेयर करोगे तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म आएगी। तो ये टूरिज्म पॉलिसी लिख दी है, इको टूरिज्म कहीं मिली नहीं है एक्चुअल में। अगर मिल जाए तो उसे ज़रूर करें। अपने स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई है? 2005 में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे ख़त्म करेंगे। फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड दैट अडॉप्टेड एन एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। दुनिया का पहला देश जिसने एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी नीति को अपनाया, तो वो भाई हम ही हैं, कोई नहीं है। इसमें और ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, अपन सीधा स्टेट लेवल के मुद्दे को देख लेते हैं अपना जो एमपी से रिलेटेड है। पहला यही है कि अपना जो एमपी का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वह उसकी स्थापना कब हुई? तो यह है 1860 में। गवर्नमेंट रिकॉर्ड ही बोलते हैं एमपी गवर्नमेंट के कि 1860 में हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया। अब इसे उससे कन्फ्यूज़न मत होना कि ब्रांडिस को तो 1864 में अपॉइंट किया गया, 1865 में तो फॉरेस्ट एक्ट आया था। डिपार्टमेंट तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था, ये एक ऑर्गेनाइज वे किया गया और यहाँ इसे ऑल इंडिया सर्विस वगैरह का एक पूरा उस टेबल का फ्रेमवर्क दिया गया। पहले ये छोटे छोटे चिल्लर में घूम रहे थे। तो अपना एमपी का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना कब हुई? 1860 में। करंट मिनिस्टर है, ने पहले भी देख चुके हैं, विजय शाह जी है, जो जुलाई से अभी करंट कैबिनेट में है। करंट है, कैबिनेट का दर्जा नहीं है फॉरेस्ट्री को। अब अपने कुछ स्टेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर है ढाक, या इसी को पलास बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। रट्टा मार लो इसे, फॉरेस्ट्री में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। इसके पीछे रीजन है, एक तो आपका स्टेट फ्लावर है, दूसरा इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जंगल की आग। क्यों? जनरली फरवरी मार्च के टाइम पे अपने जो जंगल हैं एमपी के, जो अपने सतपुड़ा वाले रीजन के हैं, मेजोरिटी अपना पार्ट वही है, और जो महाराष्ट्र बॉर्डर वाला पूरे में ढाक ही ढाक फैला हुआ है। तो जब फरवरी मार्च के टाइम पे ज़्यादातर पेड़ जो है वो पत्तियां झड़ा देते हैं, उस टाइम पे इनमें फ्लावरिंग हो रही होती है। अब फ्लावर देखो पहले ही से थोड़ा ललछोई कलर का है, मतलब वैसा है। और जब लंबे से देखो तो पूरी पहाड़ियाँ इसी कलर की दिखती हैं। तो अब हमने क्या, जनरल हमारी आंखों ने देखा नहीं होता है। अब एकदम पहाड़ी ऐसी पूरी लंबे से ऐसी ललछोई सी दिख रही होती है और ऊपर से हवा चल रही होती है तो हिल रहे होते हैं पेड़। तो ऐसा लगता है शायद आग आग तो नहीं लग गई, एकदम सीड थोड़ा वो एक क्रिएट होता है। तो लगता है कि जैसे मरीच का टाइप की, हिंदी में मरीच का बोलते हैं, तो वैसा लगता है कि शायद आग लग गई, इसलिए इन्हें बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। याद रखें फॉरेस्ट्री में आपके टर्म जो है पहली मॉड्यूल में लास्ट में 7-8 जो टर्म है उसमें भी ये दिया गया है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, रट्टा मार लो, बिल्कुल आ सकता है। आपके स्टेट का फ्लावर भी है। स्टेट बर्ड है अपनी पैराडाइज फ्लाई कैचर, या इसे बोलते हैं टेस्पीफोनी। ये फ़ोन ले लो, ये समझ लो, फ़ोन किसी को दे दो तो वो तो आधा तो मर ही जाता है, पूरा टाइम फ़ोन में दे देता है। तो बस यहाँ फ़ोन टर्म याद कर लो, जिन्हें साइंटिफिक नेम याद नहीं होते हैं, दिमाग का दही करते थे, वो समझ लो कि ये अपनी चिड़िया जो है इसे इन्होंने फ़ोन पकड़ा दिया मामा जी ने, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है इनका। तो एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर या फ़ोन ये है, काम हो गया।
नेक्स्ट है अपना स्टेट एनिमल, वो है अपना बारहसिंगा। बारहसिंगा सबसे ज़्यादा अपने कहाँ है, कान्हा नेशनल पार्क में तो पूरे यही घूमते हैं। इनके जो साइंटिफिक नेम है उन्हें रट्टा मार लो, देखो जहाँ तक हो सके उतना मार लो, नहीं हो पा रहा वो अलग बात है। क्योंकि मैं ये तो मानता हूँ कि 35-40 क्वेश्चन तक भी आते हैं तो इतने डिटेल आने के चांसेस नहीं है, और वैसे भी लंबे टाइम बाद आपका ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो जो पेपर सेटर भी है या जो सीधे सीधे कहीं से उठाएंगे तो वो इतनी डिटेल में जाने की उम्मीद नहीं है। और अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो फिर इसे जो है साइंटिफिक नेम है, जैसे सर्वस डोंची या फिर ये रिसर्वस, तो इसमें सर्वस सर्वस दोनों में जुड़ा है, बस काम खत्म हो जाता है। ये रहा अपना बारहसिंगा, कान्हा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा। इसको अपन वो भी बोलते हैं एक जो स्वैम्प डियर। स्वैम्प अगर सुना हो आप लोगों ने टर्म, यहाँ पर नहीं है। स्वैम्प डियर, स्वैम्प क्या होता है, जैसे अपने पास कोई नदी या तालाब है, तो ये तो पानी वाला एरिया, उसके आसपास का जो एरिया होता है जो उसमें पानी का काफ़ी इम्पैक्ट हो, वो दलदल टाइप का जो एरिया होता है उसे बोला जाता है स्वैम्प। वो है ये वहाँ इस उस रीजन में, क्योंकि ग्रासेस वगैरह अच्छी होती है उसमें आराम से परफॉर्म कर लेता है, और इसको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है उस रीजन में, क्योंकि टाइगर वगैरह उस रीजन में इजीली एंट्री नहीं मारते, वो रनिंग वगैरह हो नहीं पाती उनकी, तो स्वैम्प डियर बोला। स्टेट ट्री आपका बरगद है, फाइकस बेंगालेंसिस, बनियान का ट्री है। और जो अपनी मछली है वो है महासीर, महिषासुर से नहीं है, महासीर है। तो यहाँ पर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट हो गया, ये बरगद है, और ये रही मछली महासीर। बोला ये है कि भाई वैसे तो ये लगभग जितनी भी रिवर है अपनी सभी में ही मिलती है, बनाने के पीछे शायद इसके बीच बीच में पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा गिर गई थी, तो इसे प्रोटेक्शन देने के लिए फिर इन्होंने से इसकी स्टेट जो फिश है वो डिक्लेयर कर दिया गया। कुछ और रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे अपने यहाँ एमपी में टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, ये पहले चीज़ें देख चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट जिसमें हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट का, और वो क्या है अपना बालाघाट है। सबसे कम कौन सा है, अपना उज्जैन है। टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं एमपी में, 11। ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है ये अपने सिलेबस में नहीं है, बट मेरा परसेप्शन ये है कि आप इसे रट्टा मार लो, क्योंकि ये कम से कम इतना पता होना चाहिए कि 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। या तो आप सिविल का मैथ्स दे रहे हैं तो उसमें तो पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पर काम यह है कि कुछ ऐसी स्टेट के एग्ज़ाम हैं जैसे राजस्थान है, यूपी है, वो पूछ लेते हैं, आए हैं उनमें 10 क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए सोचा चलो यहाँ पर एक्स्ट्रा में इसमें कुछ हो नहीं जाएगा, एक बार दे देते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो पढ़ लो, नहीं हो तो छोड़ दो, लेकिन कम से कम इतना याद रख लो कि एमपी में 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आते हैं। अब आता है अपने मतलब का, इससे जो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं। अपने जो दुनिया भर के जो फॉरेस्ट टाइप थे, 16 टाइप के, जो चैंपियन और सिथ वाले जो थे 16 टाइप के फॉरेस्ट, अब वो 16 में कुछ सब कैटेगरीज हैं, तो ऐसे कुल मिला के अपने 221 हो रहे थे। जैसे किसी को दान दिए हों 221 रुपये, जैसे अपन देते ना 11, 121, 221, वैसे। अब ये जो 221 थे उनमें से अपने यहाँ एमपी में कुछ टाइप के फॉरेस्ट हैं, जैसे यहाँ पर सिलेटली मॉइस्ट फॉरेस्ट है, ये रहा। फिर ये दुनिया भर की ये लिस्ट चलती रहेगी, इतने की पचड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए यहाँ 3 डाटा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, अपने यहाँ अगर एमपी में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट है, तो आप यहाँ पर देखोगे इसको, ये कितना दिख रहा है, 26.40 का डाटा दिखा रहा है। 26.40 मतलब सबसे ज़्यादा अपने एमपी में जो भी टोटल फॉरेस्ट है, जितनी भी टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका 1/4 तो अकेले टीक फॉरेस्ट है। तो ये याद रखो, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है, यानी कि टोटल तो यहाँ से देखो, यहाँ पाँचवा जो है, पाँचवा अपना यहाँ तक बनाता है। पाँचवा नंबर कौन सा है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो एमपी के टोटल फॉरेस्ट का लगभग 90% तो ये ग्रुप पाँचवा है, यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस बनाता है। और वैसे देख लो तो एक बार ये भी पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो ये अपना ड्राई टीक फॉरेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा बनाता है। लेकिन एमपी के शायद प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साल फॉरेस्ट कितना बनाता है एमपी के फॉरेस्ट का, तो उसका आंसर है 8.4%। और टीक फॉरेस्ट कितना बनाता है, तो वो 28%।
ये 28%, 8% और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये 3 डाटा याद रख लो, अपना काम हो जाता है। अगर इसे समझ में ना आया तो मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन इस टाइप का आया था कि एमपी के टोटल फॉरेस्ट कवर का साल फॉरेस्ट कितने % हिस्सा बनाता है। तो उसमें ऑप्शन ऐसे दे दिया कि जैसे 8.5%, 18%, 28%, ऐसे कुछ ऑप्शन दे करके कर दिया था। तो आपको ये समझ में आ गया टोटल फॉरेस्ट में एमपी के में लगभग 8.5% साल बनाता है, लगभग 28 या 30 के आसपास टीक बनाता है, बकायदी और चिल्लर है। और अगर आप ये तो छोटे छोटे से हिसाब से बोल दिया, लेकिन अगर आप वो 5 ग्रुप है उनके हिसाब से देखोगे तो अपना लगभग 90% फॉरेस्ट के 5वें ग्रुप के अंदर आ जाता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस के अंदर। यहाँ अपनी बेसिक चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब अपन मिसलेनियस वाले पार्ट को देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? तो वैसे तो एल्गी सबसे छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है उनकी कैटेगरी में से आएगी। तो ये है, इसे बोलते हैं वॉल्फिया। वो बिल्कुल एल्गी जैसी है, एल्गी नहीं है, फ्लावरिंग नहीं, फ्लावर नहीं होता है एल्गी में। ये एंजियो और जिम्नोस्पर्म में ही फ्लावरिंग होती है, तो ये एंजियोस्पर्म के अंडर आता है शायद। तो वो फ़र्क नहीं पड़ता किसके अंडर आता है, बस ये याद रखो कि वोल्फिया जो है वो सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रूट किसका होगा, तो वही सबसे छोटा फ्लावर है, तो फ्रूट भी उसका ही छोटा ही होगा ना। सबसे बड़ा फ्लावर किसका है? वो है रेफ्लेसिया अर्नोल्डी। ये स्मॉलेस्ट फ्लावर, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, स्मॉलेस्ट फ्लावर, स्मॉलेस्ट फ्रूट एक ही बात है। लार्जेस्ट फ्लावर है रेफ्लेसिया अर्नोल्डी। इसके साथ ये है कि ये बड़ा सा प्लांट है, इसे कई कई बार बोलते हैं हाथी पाँव फूल। मतलब जैसे इस टाइप से लगता है कि जैसे एक बड़ा सा फूल होगा, इस पे हाथी पैर रख के चला गया होंगे तो वो वहाँ गड्ढा हो गया। इसके साथ एक बात और बोला जाता है कि जब ये 3-4 दिन जो भी इसका रहा, इसके बाद जब ये ख़त्म होने लगता है, सड़ने लगता है, तो ऐसे बदबू मारता है जैसे मांस कहीं सड़ रहा हो, मीट जो है वो फर्मेंट हो रहा हो, तो बदबू बहुत मारता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन के दुनिया का सबसे टालेस्ट ग्रास कौन सी है? तो टालेस्ट ग्रास में बम्बू जो है उसे ग्रास ही है, बांस जो है अपना वो ग्रास ही है, बस ये है एडेप्टेशन उस टाइप का है कि वो बहुत बड़ी होती है, तो टालेस्ट ग्रास ही है। लार्जेस्ट सीड जो है वो डबल कोकोनट का होता है। अब मेन मुद्दा है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, वो है जिंको बायलोबा, या इसे बोलते हैं चिलगोजा। इसका फल होता है जिसे चिलगोजा बोला जाता है और ये खाया जाता है। ये अपने जो हिमालय में है, चाइना बॉर्डर, उस रीजन में काफ़ी, ग्रेट हिमालय वाले रीजन में काफ़ी ग्रो करता है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। अब इसे लिविंग फॉसिल क्यों बोलते हैं? लिविंग इसलिए क्योंकि ये आज भी है, और फॉसिल इसलिए क्योंकि ये ऐसा, अगर सपोज आप हो, रामायण महाभारत अपन लोगों ने सुनी है, सपोज मान लो रामायण के ज़माने के रावण की फैमिली का सब कुछ, कोई नहीं बचा उस टाइम का, और कोई कुंभकर्ण वाला आदमी ऐसा मिल जाए और जो उससे सोते सोते तब से सो रहा हो और कल 2021 में यहाँ जाग जाए, तो अपन क्या बोलेंगे? बिल्कुल उसे लिविंग फॉसिल ही बोलेंगे, कि वो भाई आज भी जिंदा है, उसके आसपास के सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो लिविंग फॉसिल्स ऐसे प्लांट्स के लिए टर्म यूज किया जाता है जिनकी जो फैमिली होती थी प्लांट्स की, वो लगभग ख़त्म हो चुकी है पूरी दुनिया से, लेकिन वो अकेला है जो अभी तक बचा हुआ है। और लिविंग क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। फॉसिल क्यों? क्योंकि सब कुछ फॉसिल हो चुका है उसकी फैमिली का। तो ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कौन सा है? जिंको बायलोबा। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि सब दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ या दुनिया का सबसे लंबा पेड़ वो कौन सा है? वो है सिकुइया सेम्परविरेंस या रेडवुड, जो भी है, सिकुइया सेम्परविरेंस याद रखो कि कई बार अपना आया एमपी में ही, 2011 के एग्जाम में आया था, कई बार पूछा जा चुका है। सिकुइया सेम्परविरेंस ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है। ये बम्बू टालेस्ट ग्रास को हमने देख लिया है, सिकुइया सेम्परविरेंस को अगली स्लाइड में देख लेते हैं। ये रहा सिकुइया सेम्परविरेंस, दुनिया का टालेस्ट पेड़। अब तो नहीं है क्योंकि ये साइक्लोन के बाद टूट गया, लेकिन अभी भी इसकी कंडीशन ये है कि इसके आगे कोई नहीं है। वो बोलते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, वैसी कंडीशन है। ये पहले और बड़ा था, फिर बाद में एक साइक्लोन आया जिससे ये बीच में टूट गया, लेकिन टूटने के बाद भी अभी जो टूट खड़ा है, तब भी ये दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है।
अब लोग हैं शरारती होते हैं, उन्होंने तो इसके नीचे से भाई पूरा स्पेस, क्योंकि ये थोड़ा सड़ गया था, तो इस पेड़ को बचाने के लिए, यूएस की कैलिफोर्निया में है, तो उन्होंने बचाने के लिए थोड़ा नीचे वो जो फर्मेंटेड पार्ट है जो सड़ गया था उसे हटा दिया, तो यहाँ नीचे ने रोड ही निकाल दी उसके। तो भगवान ही मालिक है भाई, कुछ नहीं किया जा सकता इंसान के दिमाग का। ये इसकी ने एज दे रखी है, ये हाइट दे रखी है, इससे अपने को ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। बस ये याद रखो, दुनिया का सबसे हाइट वाला प्लांट कौन सा है? सिकोया सेमीपरबेरेंस। लिविंग फॉसिल्स जिंको बाइलोवा। सबसे हल्की लकड़ी वो रहती है ऑक्रोमा पिरामिडालिस। देखो इसे कैसे याद रहेगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे लकड़ी को, यह बहुत सारे पेड़ों की लकड़ियां हैं, आप देखते हो कि टेबल बना लेते हो, जो सबसे भारी टाइप की है, मतलब 1-1 मीटर, जैसे अपने बोलते हैं ना 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, आपने 1-1 मीटर की वो घन फीट वाली लकड़ी ले ली। वन, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, 1-1 घन फीटर वाली आपने लकड़ी ले ली और इनके वजन मापा। सबसे जो भारी लकड़ी होगी उसे आप रखोगे नीचे, उसकी उससे हल्की, फिर उससे हल्की, फिर उससे हल्की, और सबसे हल्की होगी उसे टॉप पे रखोगे। ये कैसे बन गया? पिरामिड। तो ऑक्रोमा पिरामिडालिस मतलब जो पिरामिड के टॉप पे है, तो पिरामिड याद रहेगा आपको, आसानी से नाम याद रहेगा। इसका पर्पज़ क्या है? क्योंकि पुराने ज़माने में, जैसे आजकल अपन लोग जो लाइफ सेविंग टूल है समुद्र वाले, ये तो आजकल अपन एयर वाले काम चला लेते हैं, इनकी कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है। पुराने ज़माने में एयर वाले सिस्टम तो हुआ नहीं करते थे, तो उस टाइम पे ये लकड़ी का बनाया जाता था, और वो लकड़ी किसकी होती थी? ओक्रोमा पिरामिडालिस की। हैवीएस्ट वुड सोयमेडा फैब्रिफ्यूगा पूछा जा चुका है कई बार। दूसरा यहाँ मोस्ट वैल्यूएबल रूट पैरासाइट में सेंटिला मेलबम है, आगे जाके फिर डिस्कस करेंगे इस पर, ये पैरासिटिज्म की मुद्दा आएगा डिस्कशन में। यहाँ पर अपनी ये चीज़ें निपट चुकी हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और इतिश्री करेंगे इसका। द टालेस्ट ट्री और लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री इन द वर्ल्ड, दो अलग अलग क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? सीधा सा है सिकुया सेमी परबरेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स, किस प्लांट को लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है? जिंको बाइलोवा। इससे लिविंग फॉसिल्स क्यों बोला जाता है ये भी पूछा जा चुका है, यहीं पे नहीं कई बार पूछा जा चुका है कि भाई यहाँ तो इन्होंने जिंको बाइलोवा को दे दिया है, लेकिन अदर में पूछा गया कि ये लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या है? मतलब हैज़ सर्वाइव द चेंज ऑन अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है? नहीं, जिंदा है। हैज़ फॉसिलाइज्ड, अरे फॉसिलाइज्ड हो जाता तो फिर आपको वो जिंदा थोड़ी बोलते हैं अपन उसे लिविंग भी बोल रहा है ना। फॉसिलाइज्ड होता तो जिंदा का मतलब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गई तो जिंदा का मतलब नहीं है। कैन बी यूज्ड एज फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल का मतलब नहीं है, फॉसिल फ्यूल तो पेट्रोल वो है, कोयला है जो नीचे दबा है, फॉसिल हो चुका है उससे। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक ही चीज़ अपने लिए निकल आती है। यहाँ पर जनरल फॉरेस्ट्री वाला अपना जो मुद्दा था वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में बचा हुआ है अपना कुछ नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके नोट्स में दिए, उन्हें आराम से पढ़िए, समझिए, सोचिए और आगे बढ़िए। उनके अगर बीच में कहीं टाइम मिलेगा, कहीं स्पेस मिलेगा, तो एक बार उन्हें एक अलग ही स्टोरी है पूरी, उस स्टोरी के हिसाब से चलेंगे। ऐसे डायरेक्ट जो चीज़ें उन्हें वैसे न करके स्टोरी वाइज याद रहती है। फिर मिलते हैं अगली बार, अपने सिल्वी कल्चर स्टार्ट हो जाएगा, उसको डिस्कस करेंगे।